हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से ही एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सॉइल के बारे में बातें चलेंगी और सॉइल जो है वो एक अजैविक कारक है, एक एबायोटिक फैक्टर है। इस एबायोटिक फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की बात चल रही थी हमारी। किसकी चल रही थी? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अच्छा, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के अंदर हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया और लाइट के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉइल। अच्छा, ये सॉइल जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? किसके लिए? एक एबायोटिक फैक्टर के रूप में। किसके रूप में? अच्छा, सॉइल की बात करें मृदा की, तो भाई पहली बात तो ये आती है कि जो मृदा है उसका नेचर कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। ये मृदा का नेचर और मृदा की क्वालिटी, यानी मृदा की प्रकृति और उसकी गुणवत्ता। प्रकृति कैसी मृदा है भाई? बलुई है, दोमट है, जो भी है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो गई? मृदा की प्रकृति। फिर बात आती है गुणवत्ता क्या है उस मृदा की। तो गुणवत्ता के लिए हम जानेंगे, यहां पर गुणवत्ता जलवायु और अपक्षय से प्रभावित हो रही है। ये जो मैकेनिज्म है, जलवायु और अपक्षय, ये मृदा को बना रहे हैं और ये इसकी गुणवत्ता है। तो जलवायु और अपक्षय कैसे बना रहे हैं भाई? जलवायु जो क्लाइमेट है उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? मृदा जो बनती है वो आप भी जानते हो। जैसे कोई भी चट्टान है, कोई भी चट्टान है ना, अगर चट्टान की बात करें हम, ये मान लो चट्टान है, ये चट्टान है। अब इसकी ऊपरी जो परत है वो टूट टूट कर बाहर आ रही है। तो किसी कंडीशन में आ रही है वो, कोई जलवायु है उसके लिए स्पेशल। भाई धूप ज्यादा आ रही है, वर्षा हो रही है, हवा तेज चल रही है, तो किसी न किसी क्लाइमेट की वजह से आ रही है वो। और आकर, अच्छा, इस चीज को टूटने को आप अपक्षय कहते हो। अपक्षय का भी कई कारण होता है। जैसे बहुत ज्यादा कोई चट्टान है, बहुत ज्यादा तप्त हो रही है बहुत सनलाइट के अंदर, और अचानक से बारिश हो गई, तो आप भी जानते हो गर्म चीज पे एकदम से बारिश यानी पानी गिरता है तो वो टुकड़ों में टूटना स्टार्ट कर देती है। अदरवाइज आप यहाँ देखो तो कुछ इस प्रकार से भी मृदा बनती है, जैसे नदियों के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, वो नदियों के साथ आ रहे हैं और आपस में घर्षण कर रहे हैं। इस कारण भी जो स्पेशली बजरी मिट्टी होती है, ठीक है, वो भी कुछ इस प्रकार से बन जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर मृदा के संगठक की बात करेंगे। मृदा का संगठक, कण साइज, परकोलेशन, पीएच, खनिज, टोपोग्राफी। ये करेक्टर ऑफ सॉइल है भाई। मृदा का संगठक कैसा है? मृदा कैसी संगठक वाली, यानी उसके अंदर कणों की साइज कैसी है। अच्छा, यहां पर एक बात और लिखिए आप कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परकोलेशन। देखो, मृदा का संगठक कैसा संगठक है, उसका संगठन कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, कुछ उपजाऊ चीजें भी हैं या नहीं है, वो सारे संगठन में आ गई। उसके कणों की साइज क्या है, छोटे कण है या बड़े कण है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की हम बात करें, जल धारण क्षमता। कोई मृदा जो है वो जल को धारण करके कितनी देर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दिखा सकती है। और परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के बाद जल का नीचे रिसाव होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें जो होती हैं बैलेंस में चलती हैं। अगर ये दोनों चीजें बैलेंस में नहीं चले तो हम कहेंगे मृदा अच्छी नहीं है। यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वाटर नीचे भी निकलना चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अलावा ऐसा नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर तो रुक गया लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच रहा तो दिक्कत, या नीचे ही नीचे चला गया, एकदम से जड़ से भी नीचे चला गया,
प्लांट की जड़ से भी नीचे चला गया तो जड़ को तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ से पानी निकालने के लिए। एक उसका पीएच कैसा है, एक उसका पीएच कैसा है, उसके अंदर खनिज की मात्रा है। देखो आप जो किसान वर्ग से हैं वो जानते हैं कि मृदा जब फसल अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती है तो उसकी पीएच की जांच करवाई जाती है, मृदा की पीएच की। ठीक है, तो मृदा के पीएच की जांच का एक आपके प्रैक्टिकल भी है, तो हम भी कर लेंगे यहाँ पर। तो मृदा के पीएच की जांच करना, उसमें खनिज तत्वों की कितनी, मतलब उसके अंदर खनिज तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है या नहीं है। एक टोपोग्राफी, देखो टोपोग्राफी ये होती है स्थलाकृति। जैसे मान लो ये है पहाड़, ये थोड़ा सा पहाड़ आ गया, मतलब चट्टान आ गई, ये थोड़ा खड्डा आ गया, फिर थोड़ी सी ऊंचाई है, फिर वापस खड्डा है, फिर ऊंचाई है। कुछ इस प्रकार से आप इस सेक्शन को देख रहे हो। तो यहाँ पर विशेष अलग अलग प्रकार की मृदा, जैसे यहाँ अलग प्रकार की मृदा, इस जलाशय में अलग प्रकार की मृदा मिल गई ऊपर वाली, ये भी इसको ऊपरी स्तर होता है मृदा परिच्छेदिका, जिसको सोइल प्रोफाइल भी कह सकते हो आप, सबसे ऊपर की लेयर होती है। और उसके अंदर ह्यूमरस की मात्रा भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो आप उसको बोलते हैं पोषक तत्वों की मात्रा भी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब यहां पर बात है कि कोई जलवायु और अपक्षय के कारण मृदा बन रही है, ट्रांसफर भी होती है मृदा, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाती है। मृदा की क्वालिटी देखें तो इसमें कण साइज होनी चाहिए, उसका प्रकोलेशन होना चाहिए, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसमें पीएच मेंटेन होना चाहिए, उसमें खनिज पदार्थों की पूरी क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ये अच्छी मृदा। अच्छा, मृदा है, अच्छी मृदा है तो प्लांट वहां पर ग्रो करेंगे, ये प्लांट वहां पर आ जाएंगे, और इस प्लांट की वजह से एनिमल भी अपने आप आ जाएंगे। भाई एनिमल कैसे आएंगे, शाकाहारी पादपों को खाने के लिए शाकाहारी पादप आ जाएंगे, शाकाहारी जीव आ जाएंगे, और शाकाहारी जीवों को खाने के लिए मांसाहारी जीव आ जाएंगे। तो एक प्रकार से मृदा, आप क्या कह सकते हो कि मृदा सर बायोडाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जैव विविधता में निभा रही है ना। अगर अच्छी मृदा ही नहीं है तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा तो डाइवर्सिटी नहीं बनेगी। ठीक है, जलीय पर्यावरण और औषधि विशेषताएं, भाई जल का पर्यावरण क्या है, ये जल की बात कर रहे हैं, ये जल है, इसका पर्यावरण कैसा है। ठीक है, और औषधि विशेषताएं, कुछ चीजें इसमें जमना स्टार्ट हो रही है और नीचे जाके जम रही हैं, यहां पर जम रही हैं, तो ये कौन से प्राणियों का डिटर्मिनेशन करती है, नितलस्थ, कौन से नितलस्थ प्राणियों का डिटर्मिनेशन करती है। नितलस्थ प्राणी, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वर्ड है, इसके बारे में आपको जानना है कि नितलस्थ क्या होता है। ये जो वर्ड है वो इस प्रकार से है कि भाई यहां पर कौन से प्राणी ग्रो करेंगे, तो मृदा है, नीचे भी तो मृदा जम रही है, पानी के अंदर भी मृदा जम रही है, तो वहां पर कौन से प्राणी ग्रो करेंगे, तो वहां पर उसके हिसाब से प्राणी ग्रो करेंगे। जैसे प्राणी प्लवक, छोटे जीव, बड़े जीव, सारे आ जाएंगे वहां पर भी। तो इस प्रकार से यहां पर मृदा के बारे में समझा रखा है। नेक्स्ट हम बात करें अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। देखो अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, आप यहां पर इकोलॉजी पढ़ रहे हो, और इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जीवित चीजों का अजीवित चीजों के साथ अंतर संबंध, आपस में संबंध है। ठीक है, ये क्रियाएं चल रही हैं। तो अब ये यहाँ पर ये बात आ रही है कि अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, कि कोई भी जीव है वो एबायोटिक फैक्टर के लिए क्या अनुक्रिया करता है। पहले तो एबायोटिक फैक्टर उसके लिए अनुक्रिया कर रहे हैं, अब वो रिप्लाई में वो क्या क्रिया करेगा उसके लिए, क्योंकि अगर आप देखो ये अजीवीय कारक है, एबायोटिक फैक्टर है, जिसमें जल है, मृदा है, ताप है और प्रकाश, यही है आपके, ये चार है। ये अजीवीय कारक की जो कंडीशन है वो लगातार बदलती रहती है, आपको कंटिन्यू एक ही प्रकार का टेम्परेचर नहीं मिलता है, टेम्परेचर चेंज होता है। कंटिन्यू एक ही प्रकार का आपको वाटर की क्वालिटी नहीं मिल सकती, वाटर की क्वालिटी भी चेंज होती है। कंटिन्यू आपको एक ही प्रकार की सोयल भी अलग अलग है, आप देख लो। कुछ सोयल ऐसी है जो उसी फसल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर आप देखो तो इधर राजस्थान की अगर हम बात करें तो बाजरे का जो प्रमुख है यहाँ पर उत्पादन,
लेकिन मक्का का कम है यहाँ पर। लेकिन आप पंजाब की साइड जाओगे तो मक्का का उत्पादन ज़्यादा है। तो यहाँ पर सोइल की भी क्वालिटी होती है। यहाँ पर किसकी क्वालिटी होती है? सोइल की। तो अलग अलग चीज़ें दूर दूर से क्यों आ रही है? वो चीज़ मान लो वो सब्जी वहाँ से आ रही है, वो सब्जी वहाँ से आ रही है, सारी एक जगह क्यों नहीं लग जाती? क्योंकि सोइल की क्वालिटी नहीं है। अलग अलग प्रकार की सोइल है जो अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए मेंटेन रहती हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन परिवर्तित होती है तो प्राणी को उसका सामना करना ही पड़ता है। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर अभी अभी के लिए हम देख लें, अभी ठंड पड़ रही है ना, तो पहले गर्मी थी और फिर उसके बाद में क्या आ गई? ठंड आ गई। तो हम प्राणी हम इसका सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कंडीशन कोई भी हो, चाहे रूम हीटर चलाएं, चाहे गर्म कपड़े पहने, चाहे अंगीठी के पास बैठे, कुछ भी करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं अंदर से, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो जाए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से डाउन चलने लग गया तो हमारी मरने की स्थिति आ जाएगी। तो यहां पर ये कौन कौन सी कंडीशन है जिससे वो इसका सामना कर रहा है? एक तो समस्थापन। इसमें क्या होता है कि इंटरनल बॉडी की जो बायोलॉजिक, अच्छा एक और चीज आपको मैं ये बता दूं, जैसे अभी यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो क्लाइमेट के अनुसार क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, ठीक है। लेकिन आप किसी विशेष इलाके के जीवों को देखो कि वो वहीं पर एक ही क्लाइमेट है, वो चेंज नहीं हो रहा उनके लिए, ठीक है। जैसे गर्मी है तो गर्मी चल रही है, सर्दी है तो सर्दी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक प्रोसेस। किसके लिए? एंजाइमों की क्रिया के लिए। तो वो क्या है कि जो एंजाइमों की क्रिया जो चल रही है, जो एंजाइमों की क्रिया चल रही है वो, चलो मान लो वो पहली बार वो जीव गया तो उसकी बहुत सारी उसके दिक्कत आई, फिर उसने क्या कर लिया? खुद ने एडेप्टेशन कर लिया। अब उसके उस ताप पर जो कम है या ज्यादा है, उसके अंदर भी, यानी हम कहेंगे कि उस इष्टतम ताप पर उसके अंदर एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं सही रूप से चलने लग गई। क्या होने लग गई? सही रूप से चलने लग गई। तो इसका मतलब उसकी बॉडी ने ये अडेप्ट कर लिया ना। तो इंटरनल बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट कुछ जीवों में हो सकती है, कुछ जीवों में नहीं हो सकती। कई नियत है, नहीं नियत, अच्छा नियत तो रहती नहीं ना। जैसे समस्थापन की मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे सर्दियों में, गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। जाता नहीं है क्या? जाएगा। जब एक छत के नीचे आप बैठे हो, छत ही तपना स्टार्ट हो जाती है, नीचे तक गर्मी आ जाती है, तो आपकी स्किन कितनी परमेबल होगी? स्किन कितनी परमेबल होगी? टेम्परेचर अंदर तक जाएगा ना। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर अंदर तक बढ़ने लगता है तो बॉडी इसको रेगुलेट करती है। तो रेगुलेशन का उसके पास क्या कारण होता है? वो पसीना ज्यादा निकालेगी, और जैसे पसीना ज्यादा निकलेगा तो बॉडी की जो अंदर की जो कूलिंग सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, यानी बॉडी के अंदर ठंड बनना स्टार्ट हो जाएगी। यानी गर्मी बनी थी, गर्मी को वो बाहर निकाल रहा है पसीने के जरिए। किसके जरिए? तो वो कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन वो कांस्टेंट कर रहा है, उसको कांस्टेंट कर रहा है ना। सर्दियों में आप देखो, सर्दियों के अंदर यदि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे तो आप भी जानते हो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी ज़्यादा तेज चलती है सर्दियों के अंदर, और आपको खाने की डिमांड ज़्यादा रहती है। हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है। ये भी अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन रखने के लिए। आप सुबह से शाम तक खाना कम खाओ, आपको सर्दी भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन आपने भरपेट खाना खाया है तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो तेज चलने लग गया, और इस वजह से बॉडी के अंदर गर्मी रहेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इसको समस्थापन करना पड़ता है। यानी जैसे मैं बात करूं कुत्तों के अंदर, जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग, वो जीभ बाहर किस लिए निकालते हैं? गर्मियों में जीभ जब बैठते हैं तो जीभ बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए।
उनके बाहर निकालने का एक रीजन है कि वो जैसे जीव बाहर निकालते हैं उनकी बॉडी के अंदर से ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्थापन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? समस्थापन। अच्छा, नियमन करना, किसकी बात करें? नियमन की। जो जीव है, कुछ जीव हैं टेम्परेचर और ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन यानी ताप और प्रासनी सांद्रता उनके अंदर कांस्टेंट रहती है। कुछ जीवों में कांस्टेंट रहती है, जैसे हमारी बात कर ले, कांस्टेंट है। टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बदलता नहीं है ना। चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो बॉडी समस्थापन के जरिए उसको क्या कर लेगी? कांस्टेंट कर लेगी ना। ठीक है, जैसे पक्षी है, स्तनधारी है, और यहां पर ह्यूमन बींग्स की बात की हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, और इसको बदलने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए बॉडी समस्थापन करती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल हम यदि कूलर के पास या एसी के पास बैठते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मेंटेन हो जाता है। सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। और जैसे आपको कोई वाइल्ड थ्योरी के अंदर ये कहीं पे पढ़ा हो तो आपको बात पता लगी होगी कि मान लो बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन है तो आप तुरंत एक्सरसाइज करने लग जाओ, उठक बैठक करने लग जाओ, दंड बैठक लगाने लग जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस मेंटेन होने लग जाएगा। समझ में आ रही बात? संरूपण करना, ठीक है, वो था नियमन करना। पहले क्या था? नियमन करना, है ना। अब है संरूपण करना। अच्छा, नियमन करने की बात तो ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन, प्रासनी सांद्रता नियमित रहती है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, 37 डिग्री टेम्परेचर पर नियमित रहती है। एक था संरूपण करना। तो संरूपण की अगर बात आती है तो 99% जीवों की अगर हम बात करें तो उनमें संरूपण ही होता है। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को और कांस्टेंट, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को और कंसंट्रेशन को, ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को नियत नहीं रख पाते हैं। इनको स्टेनोथर्मल जीव कहोगे आप, कि बाह्य वातावरण के अनुसार उनका बॉडी का वातावरण भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये समस्थापन नहीं करते ही है ये भी समस्थापन, उसको बनाए रखने की तो कोशिश करेंगे। तो उनको बनाए रखने की जो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे ये, वैसे आपको अनुकूलन में पढ़ना है, लेकिन जैसे मैं यहीं पे बता रहा हूँ, एलन का नियम ये कहता है कि एक बर्ग का नियम भी है, एक एलन का नियम भी है, कि जो ध्रुवीय प्रदेश, जो ठंडे इलाकों के जो जीव होते हैं, उनकी साइज उन जीवों से छोटी होती है जो गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा बड़े जीव नहीं मिलेंगे। कौन से स्थानों पर? ठंडे स्थानों पर। उनके नथुने, उनके कान, उनके पैर, पूंछ सब छोटे छोटे होते हैं। रीजन ये है कि छोटे पैर है तो उनके बाल बड़े रहते हैं, तो बाल उनके पैरों के बराबर आ जाते हैं लटक कर, और इससे वो क्या होते हैं? इंसुलेटेड हो जाते हैं अंदर से, और उनमें गर्मी बढ़ने लग जाती है, इससे वो बचे रहते हैं। लेकिन आप देखो ऊंट को, देखो आप, ऊंट की हाइट ज़्यादा है, रेगिस्तानी इलाके में रहता है, ठीक है, और देखा जाए तो अगर ऊंट को रिप्लेस कर दो आप ध्रुवीय प्रदेशों में तो वो बहुत जल्दी मरने की स्थिति पे आ जाए, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई तक इंसुलेशन होने का उसमें कोई काम ही नहीं होगा। अगर छोटा रहेगा ऊंट को, यदि ऊंट को और गोट को आप एक साथ भेजो किसी ठंडे इलाकों में, तो गोट की अपेक्षा ऊंट जल्दी मर जाएगा। रीजन क्या हुआ? क्योंकि वो इंसुलेटेड नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि उसकी ज्यादा हाइट है तो अपने आप को इंसुलेटेड नहीं कर पाएगा। जबकि बकरी की अगर हम बात करें तो वो बैठकर, भेड़ है, बैठकर इंसुलेटेड कर लेगी अपने आप को। थोड़ा बहुत तो है ही, कम निकलेगी एयर उसके, लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा नीचे से एयर निकलेगी। तो ये कंडीशन होती है। बाकी ये एलन का जो नियम है वो आपके अनुकूलन में है, मैं यहीं पे आपको स्टेनोथर्मल की एक बात में बताई। अच्छा, स्टेनोथर्मल जो जीव होते हैं वो अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन करते हैं? वो अपने आप को किस प्रकार से मेंटेन करते हैं
कि भाई अगर उनकी बॉडी की जो समस्थापन नहीं हो पा रहा है तो वो प्रवास कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? माइग्रेट का मतलब प्लायन कर जाएंगे, जैसे यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाएंगे। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा होगा जो एनसीईआरटी ने भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और आपने माइग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ रखा है, और आपको याद भी है कि भरतपुर के जो केवलादेव अभ्यारण्य है वहां पर साइबेरिया से पक्षी आते हैं और जनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको जैसे ही बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको साथ लेके वापस साइबेरिया चले जाते हैं। हाँ, तो वो प्रवास करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड में वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन के लिए वो वहां से चलकर कहाँ जाते हैं? केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में है ना, और वहां पर वो बच्चे पैदा करते हैं, बड़े होते हैं उनके, तकरीबन 6 महीने तक यही रुकते हैं, फिर प्रवास कर जाते हैं यहाँ से, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये क्या है? माइग्रेशन है ये। हाँ, एक है निलंबित करना। देखो ये, अच्छा, कुछ जीव जो होते हैं अपने आप को निलंबित ऑर्डर में ले आते हैं, यानी सस्पेंशन ऑर्डर में ले आते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई कवक है, तो कवक क्या करता है? अपने चारों ओर एक आवरण को अपने चारों ओर बना लेता है और बनाकर उसी के अंदर पैक हो जाता है। वो जब तक पैक रहता है वो कब तक? जब तक कि उसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिले। जैसे उसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिली तो वो अंदर पैक हो जाएगा और अपने ऊपर चारों ओर आवरण बना लेगा, और जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिली तो वो बाहर निकल जाएगा। जैसे हम इस चीज को अलग से लें, जैसे घर में सीड होता है, बीज है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, आप इनको स्टोर रखते हो तो क्या वो खराब थोड़ी हो गया? नहीं, क्योंकि वो है उसकी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां। ऐसी परिस्थितियों में वो सीड कोट को कवर रखते हैं अपने चारों तरफ। लेकिन आप उसको अनुकूल परिस्थितियां दो, कौन सी? जैसे उसको खुला वातावरण, जल दे दो, थोड़ा सा नमी दे दो, तो वो ग्रो कर जाएंगे। नमी मिलते ही क्या कर जाएंगे? वो ग्रो कर जाएंगे। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे शीत निद्रा में चले जाते हैं। ये जंतुओं में सुप्त अवस्था होती है शीत निद्रा में, ठंडे इलाकों में। तो ये ध्रुवीय भालू वगैरह ये ऐसे कर लेते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे ही बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने वाली होती है तो ये क्या करते हैं, देखो ठंड का लेवल है, वहां ठंड रहती है ऑब्वियसली, लेकिन और बहुत ज्यादा बढ़ेगी ठंड, तो वो क्या करते हैं, पहले ही खाना खा लेते हैं, और वो खाने का इनका तरीका दूसरा होता है, वो खाने को निगल लेते हैं और तकरीबन 3 महीने के लिए वो किसी जगह पे जाके सो जाए, और जैसे ठंड डाउन हो जाएगी तो वो वापस आ जाए। इतने दिन में उसकी बॉडी के अंदर जो स्टोर फूड है वो मेटाबॉलिज्म का काम करेगा। ये हम नहीं कर सकते। कभी आप जाके ट्राई करो इस चीज को कि चलो शीत निद्रा में चले जाते हैं, एग्जाम होने के बाद आएंगे बाहर। हाँ, ठीक है। तो जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, ध्रुवीय भालू है, रेप्टाइल्स भी करता है। रेप्टाइल्स करते हैं ना, जैसे सांप को देखो आप, अजगर को देखो, अजगर को रेप्टाइल ही है। अजगर ने हिरण को निगल लिया तो निकल के वो बाहर थोड़ी घूमता आराम से, ले भाई मैंने हिरण को निगला है, अब इसके पास घूम के आऊंगा, उसके पास जाके आऊंगा। वो हिरण को निगला और ऐसी जगह ढूंढ लेता क्योंकि उससे चला भी नहीं जाता। हिरण को निगलने के बाद उससे चला भी नहीं जाएगा और ऐसी जगह पे जाके सो जाता है वो कि वहां पे वो डीप में चला जाए, और धीरे धीरे उसकी बॉडी जब तक 3 महीने में उस हिरण को पचा लेती है तो वापस आ जाता है बाहर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीष्म निद्रा, तो शीत निद्रा है, वैसे ग्रीष्म यानी गर्मियों की निद्रा भी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जीव बहुत ज्यादा सनलाइट से बचने के लिए, सूर्य के तेज प्रकाश से बचने के लिए, जैसे उनका तेज प्रकाश गिरता है तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिगड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में उससे बचने के लिए ये ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। कोई ठंडा सा इलाका पकड़ते हैं, जैसे कोई छाया वाला कोई गुफा है, उसमें जाके सो जाते हैं, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। जैसे लेडी बर्ड्स, बिटल्स, कुछ घोंगे की प्रजातियों में ऐसा होता है, ये ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है। उपरति, डाइपोज, कुछ जीव जो होते हैं डाइपोज अवस्था में चले जाते हैं। डाइपोज अवस्था, जैसे हम बोलते हैं ना पॉज, इसको चल रहा है इसको पॉज कर दो भाई, दबा दो, वहीं की वहीं रुक जाता है, वैसे वो डाइपोज अवस्था में चले जाते हैं।
और डाइपोज अवस्था में जाने के बाद जैसे ही उनकी बाहर जो वातावरण है वो अनुकूल हो जाएगा, वैसे ही वो डाइपोज अवस्था से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? तो आज आपने इसके बारे में पढ़ लिया है कि आपने सॉइल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में आपने अजैविक कारकों के प्रति जो अनुक्रिया है और उससे बचने का तरीका जीवों का है, कौन कौन सा है? समस्थापन, संरूपण, नियमन, प्रवास करना और उपरति, वो उसी में आ गया, प्रवास करना और निलंबित, प्रवास करना और क्लियर। तो आज के जो जो टॉपिक पढ़े उनको एक बार नोट करें अपनी रफ कॉपी में, ठीक है। कौन कौन से हैं एटलीस्ट टॉपिक तो लिखे आप, क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या पढ़ा? सॉइल, ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।